हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया? यहां से शुरू करना है ना आज। कोई क्वेश्चन है? लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अब हम पता लगाते हैं कि कैसे भारतीय संविधान को बनाया गया। फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। औपचारिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए चुनी गई थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चुनी गई तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और वो एरिया भी इसमें शामिल थे जो आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे। मतलब पूरे अखंड भारत के लिए चुनी गई। इट हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग, इसने अपनी फर्स्ट सिटिंग को रखा था 9 दिसंबर 1946 एंड रीअसेंबल्ड एट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। इसने अपनी पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को की और रीअसेंबल्ड फिर से एकत्रित हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड इंडिया के लिए 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, मतलब 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई थी, फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहले बैठक हुई दिल्ली की सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसका। 13 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया इसका। ठीक है, ये डेट याद रखनी, 9, 11, 13। ये अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी और 14 अगस्त 1947 को डिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा फिर से एकत्रित हुई थी। इट्स मेंबर्स वर चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसके जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज अर्थात प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो प्रांतीय विधानसभा को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। जो सदस्य प्रांतीय विधानसभा में चुन करके गए थे उन सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। समझ गए? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रोपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो ब्रिटिश की कैबिनेट कमेटी थी उसी को कैबिनेट कमीशन माना जाता है, उसके द्वारा जो प्लान का प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव के हिसाब से असेंबली को चुना गया था, असेंबली को बनाया गया था। ठीक है, जो प्रस्ताव कैबिनेट कमीशन ने दिए थे। ठीक है, जो 1946 में भारत में आया था, 1942 में आया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया जाना था? ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। ठीक है, प्रत्येक प्रोविंस में, प्रत्येक प्रांत में और प्रत्येक प्रिंसली स्टेट में, प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासत में, प्रत्येक रियासत में या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में या कई ग्रुपों को एक स्टेट बना करके उनको सीट्स अलॉटेड की गई थी उनकी जनसंख्या के आधार पर, जिसमें 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को चुना जाना था। समझ गई? 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो 10 लाख की पॉपुलेशन एक प्रतिनिधि को चुनेगी। वो प्रतिनिधि कहाँ जाएगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और फिर क्या चुना जाएगा? फिर एक सदस्य चुना जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन बताया गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द प्रोविंसेस, वो प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे, वो प्रोविंस, वो प्रांत, वर टू इलेक्टेड 292 मेंबर्स, उन्हें 292 सदस्यों को चुनना था। कौन से प्रांतों को? जो डायरेक्ट ब्रिटिश के प्रभाव में थे, ब्रिटिश के कंट्रोल के अंतर्गत थे, वो 292 सदस्यों को चुनेंगे। वाहिल प्रिंसली स्टेट्स, जबकि जो रियासत थी, वर अलॉटेड ए मिनिमम ऑफ 93 स्टेट्स, उनको 93 स्टेट्स अलॉट किए गए थे, सीट अलॉट की गई थी 93। 93 सीट किसको चुननी थी? प्रिंसली स्टेट्स को, रियासतों को। और 292 उन राज्यों से चुने जाने थे, उन प्रांतों से चुने जाने थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। ठीक है, द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो प्रत्येक प्रोविंस था उसमें सीटों को 3 हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 3 श्रेणियां थी उनकी।
3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था। कौन कौन से समुदाय में? मुस्लिम्स, सिख, जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के भाग के अनुसार, जितनी पॉपुलेशन उतने परसेंट ऑफ सीट। समझ गए? जनरल, जनरल का मतलब है उस जनरल पे कोई भी लड़ सकता था। मुस्लिम सीट का मतलब है केवल मुस्लिम ही लोग चुनेंगे। सिख, क्योंकि सिखों के प्रतिनिधित्व केवल सिख ही चुनेंगे। जनरल का मतलब है जनरल की सीट पर और दूसरे भी आ सकते थे, कोई भी चुनाव लड़ सकता था। ठीक है, जनरल की सीटों पर सिख चुनाव लड़ सकते थे, जनरल की सीट पर मुस्लिम भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मुस्लिम की सीट पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा, सिख की सीट पर केवल सिख ही चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और ये जो सीट अलॉटेड की गई थी ये रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के आधार पर अलॉट की गई थी, 10 लाख पर एक। Members of each community in provincial legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote। ठीक है, प्रत्येक कम्युनिटी के जो सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं में, वे अपने खुद के प्रतिनिधि को चुनते थे। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तरीके के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब यह है कि वोट ट्रांसफर किया जा सकता था बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता के आधार पर। मान लो एक प्रांत है, एक प्रांत में एक कम्युनिटी है, 3 सदस्य उठ गए, तीनों को प्रेफरेंस दी जाती थी, जिसको ज्यादा प्रेफरेंस है वो इलेक्टेड कर लिया जाता था। ये होता है ट्रांसफरेबल वोट, इसमें जो प्रेफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाती है। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। प्रिंसिपल स्टेट से जो सदस्य चुने जाने थे उन सदस्यों को कंसल्टेशन के माध्यम से डिटरमाइन किया जाना था। मतलब उनको चुना नहीं जाना था, उनको कंसल्टेशन करके, सलाह मशविरा करके उनको नामित किया जाना था। नॉमिनेटेड मेंबर थे वो चुन करके नहीं, वो मनोनीत होकर के आते थे। समझ गए? क्या समझे बताना? क्या प्रोसेस थी इलेक्शन की रियासतों में? चार मिनट लगा लो, 3 लगा लो, 2 लगा लो, उनमें जिसको सबसे ज्यादा संख्या होते थे ना मिलते थे, उनमें से एक को। ये तो रियासतों में ये प्रोसेस नहीं थी, ये तो उन स्टेट में थी, प्रोविंशियल स्टेट में, जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसली स्टेट्स। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन? कंसल्टेशन के माध्यम से। कंसल्टेशन होता सलाह मशविरा, सलाह करके अपने एक सदस्य को चुन करके भेजते थे वो, उसमें कोई वोट का सिस्टम नहीं था। हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सदस्य को मनोनीत किया गया था। ठीक है, हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, अलवर, अजमेर, झांसी। ठीक है, लेट अस रीड व्हाट इज इट। वी मस्ट मेक अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। हमें अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना होगा। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ हमें सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट। राजनीतिक लोकतंत्र नहीं रुक सकता, नहीं ठहर सकता, अनलेस, यदि नहीं, देयर लीज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, की इसके आधार पर जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तो सामाजिक जो राजनीतिक राजतंत्र है वो नहीं रुक सकेगा। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? सामाजिक राजतंत्र का, सामाजिक लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है? इट मीन्स वे ऑफ लाइफ, इसका मतलब है जीवन जीने का तरीका। विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, जो लिबर्टी को रिकॉग्नाइज करता है वो है सोशल डेमोक्रेसी। जो आज़ादी को पहचानता है, समानता को पहचानता है, भाईचारे को पहचानता है एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जीवन के सिद्धांत के रूप में, ये है सामाजिक लोकतंत्र। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, ये जो लिबर्टी के प्रिंसिपल्स हैं, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स हैं, लोकतंत्र के, आज़ादी के, समानता के, भाईचारा के जो सिद्धांत है, आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ए ट्रिनिटी। वो इस ट्रिनिटी में, किसकी ट्रिनिटी? लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दे फॉर्म यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, वो इनकी यूनियन ऑफ ट्रिनिटी की यूनियन बनाते हैं, मतलब इन तीनों की एकता है, अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन द सेंस, इस सेंस में एकता है, दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ द डेमोक्रेसी। इस सेंस में इन तीनों की एकता है कि अगर इन तीनों में से एक चीज को भी अलग कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि जो लोकतंत्र है उसकी डिफीट हो गई है, उसके उद्देश्य की ही डिफीट हो गई है।
किसको किसको अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, हम तीनों में से लिबर्टी को नहीं अलग कर सकते। लिबर्टी अलग कर दी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं है। इनमें से अगर फ्रेटर्निटी अलग कर दी, लिबर्टी और इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है। इन द सेम वे अगर हम इक्वलिटी को अलग करते हैं तो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं है। समता समानता और भाईचारा। ठीक है, इन तीनों की एक एकता है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना। ये तीनों एक हैं, अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। अलग अलग करके देख लिया तो डेमोक्रेसी का जो पर्पज है, लोकतंत्र का जो पर्पज है, वो हार जाएगा। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। वही बात जो मैंने बताई है, इनको अलग नहीं कर सकते। नोर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी। ना ही हम समानता को, स्वतंत्रता को एक दूसरे से, भाईचारे की भावना से अलग कर सकते हैं। विदाउट इक्वलिटी, बिना समानता के, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी। जो आज़ादी होगी, स्वतंत्रता जो होगी, वो कुछ ही लोगों की स्वतंत्रता होगी बहुत सारे लोगों के ऊपर। अगर विदाउट लिबर्टी हम वो इक्वलिटी के अलावा लिबर्टी जो होगी, वो आज़ादी कुछ ही लोगों की होगी, लेकिन कुछ लोगों की नहीं होगी। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। जो इक्वलिटी होगी विदाउट लिबर्टी के, बिना स्वतंत्रता के, अगर हम किसी को समानता दे देते हैं तो वो एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव को मार देगी। इंडिविजुअल इनिशिएटिव हम तो अकेला व्यक्ति अगर कुछ करने की पहल भी करेगा तो वो पहल वहीं खत्म हो जाएगी उसकी। विदाउट फ्रेटर्निटी, बिना भाईचारे के, लिबर्टी के, स्वतंत्रता के और समानता के, कुड नॉट बिकम ए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। चीजें प्राकृतिक नहीं हो सकती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, CAD मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, वॉल्यूम 11, पेज 979, 25 नवंबर 1949 को बोली थी। आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन योर क्लासरूम? क्या आपके क्लासरूम में जो ये स्वतंत्रता के, समानता के और भाईचारे की भावना के जो सिद्धांत है, क्या उनको व्यवहारिक तौर पर यूज किया जाता है? हाउ कैन दे को एग्जिस्ट? ये एक साथ कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं? डिस्कस विद फॉर योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करो। द प्रीवियस सेक्शन डिस्कस द 3 फैक्टर्स दैट मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल। पिछले सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि 3 कारक ऐसे हैं जो किसी संविधान को प्रभावशाली और आदरणीय बनाते हैं। हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट? भारतीय संविधान इस टेस्ट को कैसे पास करता है, देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, 3 जून 1947 के प्लान के अंतर्गत एक विभाजन के परिणाम के रूप में दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान, वो मेंबर्स जो उन क्षेत्रों से चुने गए थे जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत अब आते हैं, सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे, वो अलग हो गई। ठीक है, 3 जून 1947 की जो डेट है, वो डेट बहुत ही इतिहास में इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान को कौन सा प्लान बोलते हैं? बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जो याद नहीं आ रहा है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली वाज रिड्यूस टू 99। जो असेंबली के मेंबर्स थे वो घट करके 299 रह गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950। 284 मेंबर 24 जनवरी 1950 को एक्चुअल में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। और उन्होंने संविधान पर आखिर में जो संविधान पास किया गया उसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए। कितने लोगों ने सिग्नेचर किए? 284 लोगों ने। ये याद रखना है। मेंबर थे 299, लेकिन जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान के ऊपर, ओरिजिनल संविधान के ऊपर सिग्नेचर कर रखा है, वो 284 लोगों के सदस्य। ठीक है, मींस कितने सदस्य नहीं आए? 15 नहीं आए। द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अपनाया कब गया था? 49 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू कब गया?
26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द हॉरेंडियस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलेस्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का निर्माण हुआ था बैकड्रॉप ऑफ किसकी पृष्ठभूमि में? हॉरेंडियस वायलेंस। ठीक है, एक घिनौनी हिंसा हुई थी, घिनौनी हिंसा के पृष्ठभूमि में संविधान को बनाया गया था, जो घिनौनी हिंसा दैट द पार्टीशन अनलेस्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट, जो विभाजन के द्वारा इस सब कॉन्टिनेंट पर हिंसा छोड़ी गई थी, उस हिंसा के बैकड्रॉप में संविधान का निर्माण हुआ था। But it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो श्रद्धांजलि है। किसको श्रद्धांजलि है? टू द फोर्टिट्यूड ऑफ फ्रेमर्स, संविधान निर्माणकर्ताओं के बहादुरी को एक श्रद्धांजलि है। दैट दे वर नॉट ओनली एबल टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इमेंस प्रेशर्स, की वो उन्होंने एक बहुत ज्यादा प्रेशर के अंतर्गत होकर के भी उन्होंने न केवल ऐसे संविधान का निर्माण किया, बट आल्सो बल्कि लर्नड द राइट लेसन्स फ्रॉम द अनइमेजिनेबल वायलेंस दैट अकम्पनीड द पार्टीशन। लेकिन उन्होंने पार्टीशन के साथ साथ हुए अकल्पनीय हिंसा से भी ठीक ठीक लेसन को सीखा था। ठीक है, मतलब हिंसा को देखकर भी उन्होंने संविधान में कुछ न कुछ डाला। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एक नागरिकता की नई धारणा को कमिटेड किया, वचन दिया नागरिकता की एक नई अवधारणा का। वेयर नॉट ओनली वुड मिनोरिटीज बी सिक्योर, जहां पर न केवल अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा दी गई, बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेयरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स, जबकि बल्कि जो धार्मिक पहचान है उस धार्मिक पहचान का भी नागरिकता के अधिकारों पर कोई बेयरिंग नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। बट दिस अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जो है उसका जो निर्माण है वो दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, बनाया, टचेज अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, वो केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सरफेस को टच करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, केवल ऊपरी भाग को दर्शाता है। ठीक है, ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफ्रेज, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे वो वयस्क मताधिकार के माध्यम से नहीं चुने गए थे। देयर वाज ए सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाने का बहुत गंभीर प्रयत्न किया गया। हालांकि उनको एडल्ट सफ्रेज के माध्यम से नहीं चुना गया था, वोट के अधिकार के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया था, फिर भी संविधान सभा को एक प्रतिनिधियों का समूह बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया था। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशंस अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव, जो स्कीम ऊपर डिस्क्राइब की गई है उस स्कीम के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया गया था। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द असेंबली हैड 28 मेंबर्स, असेंबली में 28 सदस्य ऐसे थे फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, जो एससी से, ठीक है, अनुसूचित जातियों से थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली, कांग्रेस जो थी वो उस असेंबली में डोमिनेटेड कर रही थी, मतलब कांग्रेस के लोग ज्यादा थे। ऑक्यूपाइंग एज मनी एज 82% ऑफ द सीट्स, जिसमें लगभग 82% सीट कांग्रेस की थी इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन, असेंबली में पार्टीशन के बाद, मतलब विभाजन के बाद 1947 के बाद संविधान सभा में लगभग 82% सीट कांग्रेस पार्टी की थी। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच ए डाइवर्स पार्टी, कांग्रेस खुद एक ऐसी डाइवर्स पार्टी थी, विविध पार्टी थी, दैट इट मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट, कि इसने सभी प्रकार के ओपिनियंस को अपने अंदर शामिल किए थे। मतलब कांग्रेस में सभी धर्मों के लोग मान सकते हो, सभी शेड्स के, एससी थे, जनरल थे, जमींदार थे, ठीक है, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, सारे थे कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत। What would have happened if the Constitutional Assembly was elected by all the people of India? क्या हुआ होता यदि संविधान सभा को भारत के सभी लोगों के द्वारा चुना जाता? Could it be very different from what it was? क्या यह उन सब से अलग हो सकती थी जो अब है? कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ से? संविधान सभा में सभी धर्मों के लोग थे, लगभग सभी पार्टी थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, उनमें एससी कैटेगरी भी थी, उनमें एसटी कैटेगरी भी थी, उसमें महिलाएं भी थी।
लगभग 15 महिलाएं, 15 थी जहां तक याद आ रहा है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का क्या सिद्धांत है? द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम, डेलिब्रेशन होता है ये सलाह मंत्रणा कैसे की गई, कैसे अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अथॉरिटी है वो केवल इस बात से नहीं आती कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ब्रॉड थी, विस्तृत थी, दो नॉट परफेक्टली, हालांकि ये परफेक्टली नहीं थी, पूर्ण रूप से रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अथॉरिटी इसलिए नहीं आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव थी या परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो अथॉरिटी मिली है वो वहां से आती है जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का प्रोसीजर धारण किया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किस हिसाब से बनाना है, वहां से अथॉरिटी इनको मिलती है। एंड द वैल्यू इट्स मेंबर्स ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशंस, और इसके जो मेंबर्स थे वो अपनी वैल्यू, अपनी डेलिब्रेशंस को कैसे लेकर के आए थे, कैसे उनकी वैल्यू थी, उन लोगों की क्या वैल्यू थी। ठीक है। वो उसने अपनी अथॉरिटी इस प्रकार से दी। व्हाइल इन एनी असेंबली दैट क्लेम्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी असेंबली में जो असेंबली अपने आप को प्रतिनिधि होने का दावा करती है, इट इज डिजायरेबल, यह डिजायरेबल है कि डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट्स, कि उसमें समाज के अलग अलग प्रकार के जो समूह है वो उसमें भाग लें। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, दैट की दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव, वे उस संविधान सभा में भाग लें केवल प्रतिनिधि बन करके नहीं, ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बना करके, और कम्युनिटी या कम्युनिटी की पहचान बना करके। ठीक है। मतलब यह भी मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है कि लोग उसमें भाग लें, न केवल रिप्रेजेंटेटिव बन के बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी और कम्युनिटी की आइडेंटिटी बन करके भी। Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. प्रत्येक मेंबर ने डेलिब्रेटेड किया, सलाह की, विचार प्रकट किए अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर, विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड, पूरे के पूरे राष्ट्र को अपने दिमाग में रख करके कि राष्ट्र की क्या रुचि है, राष्ट्र किस चीज की मांग कर रहा है, उस मांग को अपने दिमाग में रख के, अपने मन में रख करके प्रत्येक सदस्य ने संविधान के ऊपर अपने विचार प्रकट किए कि संविधान का निर्माण इस हिसाब से हो। देयर वर ओपन डिसएग्रीमेंट्स, प्राय डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, असहमति भी हुई अमंगस्ट मेंबर्स के बीच में, बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन इनमें से कुछ डिसएग्रीमेंट्स को ट्रेस किया जा सकता है कि उनमें जो मेंबर्स थे वो केवल अपनी ही रुचियों को डिफेंड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब वो जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो डिसएग्रीमेंट्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के थे, नेशन का इंटरेस्ट नहीं था उनमें। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों में भी बहुत लेजिटिमेट डिफरेंस था, अंतर था। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, और डिफरेंसेस भी बहुत से थे। कौन कौन से थे देखते हैं। शुड इंडिया एडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या भारत को एक केंद्रीयकृत या अकेंद्रीयकृत सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। केंद्रीयकृत सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है क्या केंद्र में सरकार ऐसी हो जिसको कानून बनाने की शक्ति सभी विषयों पर केवल केंद्र के पास हो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ये है कि केंद्र के पास न होकर के बल्कि राज्यों के पास भी पावर हो कुछ कानून बनाने की, कुछ विषयों पर एडमिनिस्ट्रेट करने की। ये था एक तो ये बात थी। व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल, राज्यों का और केंद्र का क्या संबंध होना चाहिए, इसके ऊपर विचार प्रकट हुए। व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका की कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी इश्यू दैट लीड्स एट द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन, लगभग हर इश्यू, हर मुद्दा जो एक आधुनिक
राज्य के निर्माण या राज्य की नींव पर था। राज्य के नींव रखने पर जो हर मुद्दा होता है वो हर मुद्दे को डिस्कस किया गया था विद सोफिस्टिकेशन, ग्रेट सोफिस्टिकेशन, बहुत जटिलता से डिस्कस किया गया प्रत्येक मुद्दा जब किसी एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। केवल एक ही प्रावधान ऐसा था संविधान में जो बिना किसी डिबेट के, आवासीय डिबेट के पास कर दिया गया। कौन सा था? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, वयस्क मताधिकार का शुरुआत। वयस्क मताधिकार का जो मुद्दा था वो बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया था। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल सफरेज का? मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग ए सर्टेन एज। इसका मीनिंग ये था कि सभी नागरिक जब एक निश्चित आयु पर पहुंच जाते हैं, निश्चित आयु के हो जाते हैं, वुड बी एंटाइटल्ड टू बी वोटर्स, वो वोटर्स होने के एंटाइटल्ड हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। बिना किसी भेदभाव के, धर्म के आधार पर भेदभाव के, कास्ट के आधार पर भेदभाव के, एजुकेशन, जेंडर और इनकम के आधार पर भेदभाव किए बिना एक अगर वो एक निश्चित आयु को ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो वो वोटर हो जाएगा। ये जो प्रावधान था ये बिना किसी बहस के पास कर दिया गया था। इसीलिए वाइल द मेंबर्स फेल्ट नो नीड, जबकि जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कोई भी जरूरत महसूस नहीं हुई एट ऑल, बिल्कुल भी, टू डिस्कस द इश्यू ऑफ हु शुड हैव द राइट टू वोट। इस इश्यू को डिस्कस करने की कि किसे मत का अधिकार होना चाहिए। एवरी अदर मैटर वाज सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। प्रत्येक दूसरे मैटर को गंभीरता पूर्वक डिस्कस किया गया और उस पर वाद विवाद किया गया। एक्सेप्ट आर्टिकल 324, 325, 326 के अलावा, ठीक है, ये चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 324, 325, 326, ठीक है। इनमें क्या बता रखा था कि किसी भी नागरिक के साथ वोट के संदर्भ में भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पे। नथिंग कैन बी बेटर टेस्टामेंट, कोई भी बेटर टेस्टामेंट नहीं हो सकता, प्रमाण नहीं हो सकता, टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली, इस असेंबली की लोकतांत्रिक वचनबद्धता का, कि उसमें हर एक मुद्दे को इतना डेलिबरेटली, इतना सीरियसली डिस्कस किया गया और इतना सीरियसली उस पर डिबेट भी किया गया। इसके अलावा और कोई टेस्टामेंट नहीं हो सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली engaged in what one might call public reason। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, वो अपनी अथॉरिटी को ड्रीव करता है, प्राप्त करता है। उसको अथॉरिटी कहाँ से मिली है? कहाँ से? फ्रॉम द फैक्ट, इस बात से मिली है कि जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजन, कि वो एक पब्लिक रीजन के साथ इंगेज थे, पब्लिक रीजन में लगे हुए थे, जनता के लिए लगे हुए थे, इसलिए उनको क्या है, अथॉरिटी मिली थी। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फेसिस, असेंबली के सदस्यों ने बहुत ज्यादा जोर डाला था ऑन डिस्कशन एंड रीजनड आर्गुमेंट, ठीक है, वाद विवाद पर और एक तार्किक विचार विमर्श पर उन्होंने क्या किया था, जोर डाला था। वाद विवाद हो, डिबेट हो, लेकिन लॉजिकल डिबेट हो। They did not simply advance their own interest, उन्होंने अपने खुद की रुचियों को सामने नहीं रखा कि मेरा इंटरेस्ट ये है, बट गेव प्रिंसिपल्ड रीजन, लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक कारणों को प्रस्तुत किया, टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशंस, दूसरे मेंबर्स को, फॉर देयर पोजीशन, अपनी स्थिति से रिलेटेड। जो दूसरे मेंबर्स थे उन मेंबर्स के सामने उन्होंने सैद्धांतिक कारण पेश किए थे, अपने इंटरेस्ट सामने नहीं रखे थे संविधान निर्माताओं ने। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन्स टू अदर्स, ये दूसरे लोगों को देने का जो कार्य है वही कार्य है, मेक्स यू मूव अवे फ्रॉम सिंपली ए नैरो कंसिडरेशन, वो आपको एक संकीर्ण सोच से अलग कर देगा, ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद की रुचियों की, ठीक है। मतलब दूसरे लोगों के कोई रीजन देना, दूसरे लोगों को कोई तर्क देना, कोई कारण देना, ये जो कारण देने का कार्य है, यही कारण आपको अपनी संकीर्ण सोच से, जो आपकी संकीर्ण सोच आपके खुद के विचारों से रिलेटेड है, उससे दूर कर देगा।
आपकी संकीर्ण सोच रहेगी ही नहीं, बिकॉज क्योंकि यू हैव टू गिव रीजंस टू अदर्स, क्योंकि आपको दूसरे लोगों को कारण बताने होंगे टू मेक देम गो अलोंग विद योर व्यू पॉइंट, कि वो लोग तुम्हारे व्यू पॉइंट के साथ चलें, आपके व्यू पॉइंट को, आपके दृष्टिकोण को वो माने, स्वीकार करें। द वॉल्यूमिनस डिबेट, ये जो वॉल्यूमिनस डिबेट था, वॉल्यूमिनस डिबेट का मतलब ग्रेट डिबेट, बहुत बड़ा डिबेट, ये जो बहुत बड़े बड़े विवाद थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में, वेयर इच क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट, जहां पर प्रत्येक क्लोज संविधान का वो स्क्रूटनी का सब्जेक्ट था और डिबेट का सब्जेक्ट था, मतलब प्रत्येक क्लोज पर उसकी जांच की जानी थी, प्रत्येक क्लोज की, और उस प्रत्येक क्लोज पर विवाद किया जाना था। कॉन्स्टिट्यूएंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, इज ए ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन, वो एक पब्लिक रीजन के लिए श्रद्धांजलि होगी एट इट बेस्ट, इसके सबसे ज्यादा बेस्ट रूप में, सबसे अच्छी फॉर्म में। ठीक है, मतलब पब्लिक के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि जब भी संविधान बनाया जा रहा था, संविधान में जो प्रत्येक क्लोज था उसकी अच्छी तरह से जांच की जाए और उसके ऊपर अच्छी तरह से डिबेट भी किया जाए। ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके इंटरेस्ट के लिए। दिस डिबेट्स डिजर्व टू बी मेमोरलाइज्ड, ये जो डिबेट्स थे इनको मेमोरियलाइज किया जाना था, याद रखा जाना था, एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्यायों के रूप में ये जो डिबेट्स इनको याद किया जाना था। इक्वल इन इम्पोर्टेंस, ये इनकी इम्पोर्टेंस में भी इक्वल थे टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशंस, इनमें फ्रांसीसी क्रांति को, अमेरिकन क्रांति को भी इम्पोर्टेंस समान रूप से दी गई थी। समानता, भाईचारे की जो भावना थी वो फ्रांसीसी क्रांति होगी। ठीक है, अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशंस, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है ना संविधान की, उसमें न्याय, स्वतंत्रता। ठीक है, वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या थे इसको देखेंगे हम। प्रोसीजर्स का मतलब था कार्य प्रणाली, कैसे संविधान सभा अपना कार्य करती थी, उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि ये फोटो क्या दे रखा है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 का, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ग्रीटिंग इच अदर, एक दूसरे का स्वागत करते हुए। ये बी.आर. अम्बेडकर हैं, ये राजेंद्र प्रसाद हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, I have realized as nobody else could have with what zeal and devotion the members of the drafting committee and especially its chairman Dr. Ambedkar in spite of his indifferent health have worked. मैंने महसूस किया है कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं इतने साहस के साथ, इतने समर्पण के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी मेंबर्स थे उनके अलावा कोई दूसरा मेंबर ऐसा नहीं था जो मेंबर विशेष रूप से उसका जो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी का, जैसे कि चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, इसके अलावा इतने हेल्थ के इश्यू होने के बावजूद भी उन्होंने इतने उत्साह से, इतने समर्पण से काम किया है। वी कुड नेवर मेक ए डिसीजन, हम कभी निर्णय ले ही नहीं सकते, विच वाज, जो वाज और कुड बी एवर सो राइट, जो इतना ठीक था या इतना ठीक हो सकता था, एज व्हेन वी पुट हिम ऑन द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड मेड हिम इट्स चेयरमैन, जितना हमें वो ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको शामिल किया और उसका चेयरमैन बनाया। और कोई महत्वपूर्ण या और कोई सही निर्णय उसके अलावा हम ले ही नहीं सकते थे कि उसके अलावा किसी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का चेयरमैन बनाया जाए। ही हैज नॉट ओनली जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन, उसने अपने सिलेक्शन को न केवल सही ठहराया बल्कि हैज एडिड लस्टर टू द वर्क विच ही हैज डन, बल्कि उसने अपने उस कार्य में चमक भी जोड़ दी थी, चमक भी ला दी थी जो कार्य उसने किया था। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में, इस संदर्भ में, it would be invidious to make any distinction as among the other members of the committee, कमेटी के किसी दूसरे मेंबर्स में कोई भी डिस्टिंक्शन या अंतर करना, भेदभाव करना इनविडियस होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, दे हैव ऑल वर्कड विद सेम जी, उन सभी ने उसी उत्साह के साथ और उसी समर्पण के साथ काम किया है एज इट्स चेयरमैन, जैसे कि इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। एंड दे डिजर्व द थैंक्स ऑफ द कंट्री, और वे इस देश के थैंक्स का डिजर्व करते हैं, मतलब देश को धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज emphasized इन द mundane procedures ऑफ द असेंबली एज वेल। जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक रीजन की उस पर जोर डाला गया इन द मंडेन प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली एज वेल। असेंबली ने किस प्रकार की कार्य प्रणाली को उन्होंने ग्रहण किया था कि किस प्रकार से असेंबली काम कर रही थी, इस बात पर भी जोर डाला गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग अलग विषयों पर 8 मुख्य समितियां थी। यूजुअली प्राय जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दिस कमेटीज। प्राय इन लोगों ने इन कमेटीज को चेयर्ड किया था, इनके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू हैं, यूनियन पावर्स कमेटी होगी, राजेंद्र प्रसाद कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जैसे हो गए, ठीक है। सरदार पटेल, ठीक है, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स के जो कमेटी थी उसके हेड हो गए, और जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके हेड हो गए। B.R. अम्बेडकर लॉ कमेटी के हेड हो गए, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए। दिस वर नॉट मैन, ये वो व्यक्ति नहीं थे हु एग्रीड विद इच अदर ऑन मैनी थिंग्स, जो बहुत सी चीजों पर सहमत हो गए थे। ये वो व्यक्ति नहीं थे। अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस के और गांधी के एक कटु आलोचक रहे थे। accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste। उन पर आरोप लगाते रहे थे कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के उत्थान में कभी कुछ नहीं किया। अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी पर और गांधी जी पर यह आरोप लगाया था। पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन मैनी इश्यूज। पटेल और नेहरू जो थे वो भी कई मुद्दों पर असहमत थे। नेवरदलेस, फिर भी ऑल वर्क टुगेदर, उन सभी ने एक साथ मिलकर काम किया। Each committee usually drafted particular provisions of the constitution। प्रत्येक समिति कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ विशेष प्रावधानों को ड्राफ्ट करती थी। Which were then subjected to debate, जो प्रावधान बाद में डिबेट किए जाने थे, जिन पर by the entire assembly, पूरी असेंबली के द्वारा, जिन प्रावधानों पर असेंबली में डिबेट किया जाना था, विवाद किया जाना था। यूजुअली प्राय एन अटेम्प्ट वाज मेड, एक प्रयत्न किया गया टू रीच ए कॉन्सेंसस, सहमति पर पहुंचने का, विद द बिलीफ, इस बिलीफ पर दैट प्रोविजंस एग्रीड टू बाय ऑल, कि जो प्रोविजंस है उनके द्वारा जो तैयार किए गए थे, इन प्रोविजंस पर सभी की सहमति हो, वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, वो किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर डेट्रीमेंटल ना हो, हानिकारक ना हो। समझ गए? उन्होंने ये प्रोविजंस बनाए थे। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्टेड टू द वोट, कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिन पर वोट किया जाना था, मत डाले जाने थे। बट इन इच इंस्टेंस, लेकिन प्रत्येक उदाहरण में, एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, प्रत्येक सिंगल आर्ग्यूमेंट जो है, प्रत्येक विचार विमर्श जो है, क्वेरी, प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक कंसर्न, जो चिंता जो थी, वाज रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर, उसका ग्रेट केयर के साथ रिस्पॉन्ड किया जाना था, उत्तर दिया जाना था। इन राइटिंग, राइटिंग में, एंड इन राइटिंग, राइटिंग में दिया जाना था। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज, जो असेंबली थी वो 166 दिन तक मिली। स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स, जो 166 दिन 2 साल तक चले थे, एंड 11 मीन्स 2 साल 11 महीने तक चले थे। इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस, इसके जो सेशंस थे, जब जब ये बैठती थी कमेटी, वो प्रेस के लिए ओपन थे, खुले थे, एंड द पब्लिक अलाइक, और पब्लिक के लिए भी अलाइक खुले थे, मतलब पब्लिक भी वहां आकर के देख सकती थी कि क्या चल रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो हमें सीखा, क्या उसको भी संविधान में शामिल किया गया? ये आज ही करें या कल करें? 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलो इसको करते हैं आज ही। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलनों से जो हमने सीखा उसको भी संविधान में कुछ शामिल किया गया, नहीं किया गया। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। कोई भी संविधान ऐसा संविधान नहीं है कि आसानी से कोई भी असेंबली बनाई और असेंबली के द्वारा बना दिया गया। एन असेंबली एज डाइवर्स, कोई भी असेंबली सभा एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इतनी विविध होनी चाहिए जैसे कि भारत की संविधान सभा विविध थी। कुड हैव
could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the constitution should enshrine. ऐसी कोई भी संविधान सभा जो इतनी डाइवर्स हो जितनी कि भारतीय संविधान सभा डाइवर्स थी, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पृष्ठभूमि में सहमति नहीं होती, मुख्य सिद्धांतों पर सहमति नहीं होती, जो मुख्य सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किए जाने थे, शामिल किए जाने थे. These principles were forged during the long struggle for freedom. स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लंबा संघर्ष किया गया, ये संविधान उस समय बने थे, ये सिद्धांत उस समय बने थे. इन ए वे, एक तरीके से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग कंक्रीट शेप. जो संविधान सभा थी वो एक ठोस आकार प्रदान कर रही थी, एंड फॉर्म, रूप प्रदान कर रही थी टू द प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को. इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो सिद्धांत उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्राप्त किए थे. फॉर डिकेड्स, दशकों तक, प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमलगेशन की प्रीसीडिंग करते हुए, मतलब जहां वो दशक जो संविधान लागू होने से पहले के दशक थे, उन दशकों तक द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चंस. राष्ट्रवादी आंदोलनों ने बहुत से प्रश्नों पर विवाद किया था. दैट वर रिलीवेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो विवाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के या कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में संदर्भ थे, संगत थे, उनसे संबंधित थे. द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव, कौन कौन से डिबेट थे वो, कि भारत सरकार जो है वो किस प्रकार के गवर्नमेंट को रखेगी. द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, कौन कौन से वैल्यूज को ये बना करके रखेगी. द इनइक्वालिटीज इट शुड ओवरकम, कौन कौन सी असमानताओं पर ये काबू पाएगी. ये बातें संविधान लागू होने से पहले के दशकों में डिबेटेड की गई थी. आंसर्स फोर्स्ड इन दोज डिबेट्स, इन डिबेट्स में जो आंसर उभर कर सामने आए, वर गिवन देयर फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो आंसर जो थे, उन आंसर्स को, उत्तरों को कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल फॉर्म दिया गया, अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया, मतलब शामिल कर दिए गए. Perhaps, शायद, the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. The resolution that defined the aims of assembly moved by Nehru in 1946. शायद इन प्रिंसिपल्स की, ये जो सिद्धांत थे जो संविधान लागू होने से पहले के थे, इन सिद्धांतों की जो सबसे अच्छी समरी होगी, जो इनका सार होगा, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो हमने सीखा, वो कौन सा सार होगा, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में लाया गया था नेहरू के द्वारा 1946 में. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स उद्देश्य का प्रस्ताव. व्हाट डू यू मीन बाय उद्देश्य का प्रस्ताव? ये एक लिस्ट थी उद्देश्य का प्रस्ताव. उद्देश्य का प्रस्ताव में वो उद्देश्य शामिल किए गए थे जो उद्देश्य संविधान निर्माताओं को संविधान निर्माण करते समय अपने दिमाग में रखने थे. ठीक है. द रिजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली, वो रिजोल्यूशन था जिस रिजोल्यूशन ने इस असेंबली के लक्ष्य को परिभाषित किया था कि असेंबली क्या करेगी. दिस रिजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कौन कौन सी महत्वाकांक्षाएं छिपी हैं, वो शामिल थी इस प्रस्ताव में. व्हाट द प्रीवियस सेक्शन टर्म्स एज सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय एंड समड अप बाय द वैल्यूज इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस. जो प्रीवियस सेक्शन था जिसको हम सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो पिछला सेक्शन हमने देखा जिसे संविधान का सब्सटेंटिव प्रोविजंस कहते हैं, इज इंस्पायर्ड बाय एंड समड अप बाय वैल्यूज, वो उन्हीं वैल्यूज के द्वारा समअप किया गया है, उन्हीं वैल्यूज से प्रेरित था जो वैल्यूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में शामिल की गई थी, उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाया गया था. बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन, इस प्रस्ताव के आधार पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन, हमारे संविधान ने एक संवैधानिक, एक संस्थागत एक्सप्रेशन दिया टू दिस फंडामेंटल कमिटमेंट्स. इन फंडामेंटल कमिटमेंट्स को एक संस्थागत या एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया था, अभिव्यक्ति दी थी. कौन कौन सी आधारभूत कमिटमेंट्स को, कौन कौन से मूलभूत वचनों को, कि इक्वलिटी होगी, समानता होगी, लिबर्टी, आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होगा, सोवरेनिटी, संप्रभुता होगी, एंड ए कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी होगी.
ठीक है, पहचान होगी। 10, इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली ए मेज ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल एक रूल्स और प्रोसीजर्स का मेज नहीं है, एक दिखावा नहीं है जिसमें केवल नियम और कार्यवाही दी गई है, बट बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक मोरल कमिटमेंट है, एक नैतिक वचनबद्धता है टू इस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए, दैट विल फुलफिल द मैनी प्रोमिसेस, जो सरकार बहुत से प्रोमिसेस को पूरा करेगी, दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल, जो प्रोमिसेस राष्ट्रवादी आंदोलनों के द्वारा लोगों के सामने रखे गए थे उन प्रोमिसेस को पूरा करेगी। ये बताया गया था इसमें। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1937, क्या हुआ होता यदि हमने 1937 में ही आज़ादी प्राप्त कर ली होती, और इफ वी हैड टू वेट टिल 1957, यदि हमें 1957 तक वेट करना होता तो क्या हुआ होता। वुड आवर कॉन्स्टिट्यूशन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टुडे, क्या हमारा संविधान जो आज है उससे डिफरेंट हुआ होता, सही में डिफरेंट हुआ होता। ठीक है, अगर 1937 में हमने ये प्राप्त कर लिया होता तो 1938 1942 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, उससे हमने क्या सीखा, रशियन रिवॉल्यूशन से हमने क्या सीखा, ठीक है, जो 1942 जो कैबिनेट कमीशन आया, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। और जो 1957 में अगर हमने आज़ादी प्राप्त कर ली होती तो बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे सामने आए हैं, ठीक है, वो उसमें शामिल नहीं हुए होते या अलग अलग प्रकार के एक रूप धारण कर लेता। वी कैन से मोर और लेस की कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देशिका प्रस्ताव, उसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, भारत एक इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। भारत आजाद होगा, आत्मनिर्भर होगा, संप्रभुता होगी भारत पे, और गणतंत्र होगा। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ रेस्ट वाइल ब्रिटिश यूनियन टेरिटरीज, इंडिया जो पूर्व ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी उनकी एक यूनियन होगा। यूनियन का मतलब वो सारी टेरिटरीज मिला करके एक यूनियन बनाएगी, संघ बनाएंगी। इंडियन स्टेट्स का एक यूनियन होगा, एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया के बाहर जो भी पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनको मिलाकर के भारत एक यूनियन होगा। एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूनियन, और उन इंडियन स्टेट्स को साथ मिलाकर के एक यूनियन बनाई जाएगी जो इंडियन स्टेट्स इस यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, भाग होना चाहते हैं। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन, वो टेरिटरीज, वो क्षेत्र जो यूनियन का निर्माण करेंगे, शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स, वो ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी। एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स, और वो सभी प्रकार की पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी। एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी वो एक्सरसाइज करेंगी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी, मतलब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के कार्यों में वो शामिल होंगे। एक्सेप्ट दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन, सिवाय उन कार्यों को जो कार्य यूनियन के द्वारा यूनियन को सौंपे गए हैं, उन कार्यों के अलावा जो भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों को ये जो यूनिट्स हैं वो एक्सरसाइज करेंगी। All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall follow from the people, सभी प्रकार की अथॉरिटी, सभी प्रकार की शक्तियां जो एक संप्रभुता भारत और आत्मनिर्भर भारत को दी जाएंगी वो लोगों से आएंगी। ठीक है, मतलब पावर का सोर्स लोग होंगे। All the people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice, equality of status and opportunities, and equality before law, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action subjected to law and public morality. सभी भारत के लोग या सभी भारतवासी, उनको गारंटी दी जाएगी एक सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, कि उनको न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। उनको समानता होगी, स्थिति की समानता, स्टेटस की और अवसर की समानता होगी। उनको समानता दी जाएगी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता होगी। और उनको मूलभूत आज़ादियाँ भी होंगी। किसकी आज़ादियाँ? स्पीच की, एक्सप्रेशन की, भाषा की, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, विश्वास की आज़ादी होगी, बिलीफ की आज़ादी होगी, पूजा पाठ की आज़ादी होगी, वोकेशन व्यवसाय की आज़ादी होगी, संघ बनाने की आज़ादी होगी, एंड एक्शन की आज़ादी होगी। लेकिन ये जो आज़ादी है ये सब्जेक्टेड टू लॉ, ये कानून का विषय होंगी।
और इनको पब्लिक मोरलिटी के बेस पर भी आंका जाएगा, मतलब पब्लिक मोरलिटी भी बना करके रखनी होगी। ठीक है, पब्लिक मोरलिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे लोग जिससे पब्लिक मोरलिटी का ह्रास हो, लोगों की नैतिकता कमजोर हो। द मिनोरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े हुए लोग और जो ट्राइबल एरियाज हैं, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो डिप्रेस्ड हैं या दूसरे पिछड़े हुए वर्ग हैं, शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक की जो प्रादेशिक इंटीग्रिटी है, क्षेत्रीय जो उनकी एकता है, एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, और इसका अपनी जमीन पर जो संप्रभुता अधिकार होगा, संप्रभु अधिकार जो होगा सी पर एंड एयर पर, शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, उसको सभ्य राष्ट्रों के कानून के द्वारा और न्याय के द्वारा उनको मेंटेन किया जाएगा। किसको? क्षेत्रीय इंटीग्रिटी को। क्षेत्रीय इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का मतलब ये है कि कोई भी पार्ट इसके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने आप को यूनियन से अलग कर ले। जैसे ये भारत है, भारत की किसी भी पार्ट को ये आज़ादी नहीं है कि वो भारत से अलग होने की घोषणा कर दे, नो, इन नो वे। इसलिए इस पे बताया गया कि क्षेत्रीय इंटीग्रिटी है। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, जो भूमि है वो अपना पूरा और विलिंग, अपना ऐच्छिक कंट्रीब्यूशन करेगी टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, संसार में जो दुनिया में शांति है उसको बढ़ावा देने के लिए, एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और मानवता की भलाई के लिए जो भारत है वो अपना पूरा समर्थन देगा। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ उद्देश्य थे। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कौन सी हैं? लेट अस सी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institutions of government. किसी भी संविधान की प्रभावशालीता या प्रभावशाली होने की सुनिश्चित करने के लिए 3 फैक्टर बताए गए थे। उन 3 फैक्टर्स में जो सरकार की इंस्टीट्यूशंस होंगी उनमें बैलेंस्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सरकार के जो 3 अंग हैं उनमें एक संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन है तो इससे संविधान की प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट, जो मुख्य प्रिंसिपल है वो ये है, मुख्य सिद्धांत जो है, आधारभूत सिद्धांत वो ये है कि गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, कि सरकार को लोकतांत्रिक होना होगा, एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उसे लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध होना होगा। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस, संविधान सभा ने एक ठीक संतुलन बनाने के लिए बहुत सारा समय खर्च किया। अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में संतुलन बनाने के लिए समय बहुत गवाया। कौन सा, किस में? लाइक द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाने में, लेजिस्लेचर, विधायिका के बीच, एंड द जुडिशरी, और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाने में बहुत सारे समय उन्हें खर्च किया। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म, यह पार्लियामेंट्री फॉर्म की एडॉप्शन की ओर लेकर के चली गई, एंड द फेडरल अरेंजमेंट, और संघीय व्यवस्था की ओर लेकर के चली गई, विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स, जो गवर्नमेंटल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्लियामेंट्री फॉर्म में, बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। एक तरफ तो विधायिका में और कार्यपालिका में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पावर को बांटा जाएगा ऑन वन हैंड एक तरफ, एंड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर, और दूसरी तरफ राज्यों में और केंद्र के बीच, केंद्र में और राज्यों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंतर्गत और संघीय सरकार के अंतर्गत, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत। व्हाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स, सरकारी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बनाने में द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूसरे देशों के अनुभवों से, दूसरे देशों के प्रयोग से कुछ भी ग्रहण करने में हेजिटेट नहीं किया। दस इस प्रकार से द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एवर्स टू बोरोविंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से किसी भी दूसरे देश के संविधान से कुछ भी उधार लेने में हिचकिचाए नहीं थे, एवर्स नहीं की, दूर नहीं हटे।
उन्होंने उधार लिया, दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से भी उन्होंने सीखा। इंडेड वास्तव में इट इज ए टेस्टामेंट, यह एक प्रमाण था टू देयर वाइड लर्निंग, उनके विस्तृत लर्निंग का, विस्तृत ज्ञान का प्रमाण था, दैट दे कुड ले देयर हैंड्स अपॉन एनी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, कि वे किसी भी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पर अपने हाथ रख सकते थे। और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स का भी परिणाम था, टेस्टामेंट था, प्रमाण था, दैट वाज नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द टास्क एट हैंड, जो किसी भी टास्क को वो हाथ में ले लेते थे, उस काम को पूर्ण करने का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल था। सो इसलिए दे बोरोड ए नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उन्होंने अलग अलग देशों से बहुत से प्रोविजंस को लिया, ग्रहण किया, संविधान में शामिल किया। बट बोरोविंग दिस आइडियाज वाज नॉट स्लेविश इमिटेशन, लेकिन इन आइडियाज को उधार में लेना मतलब उन आइडियाज को दूसरे देशों के संविधान से अपने देश में शामिल करना केवल एक मूर्खता भरी नकल नहीं है, केवल एज इट इज नहीं किया उन्होंने कि नकल किया और संविधान में शामिल कर दिया। फार फ्रॉम इट, इससे बहुत दूर की बात है ये। Its provision of the constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspirations. प्रत्येक प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको डिफेंड किया जाना था, उसकी सुरक्षा की जानी थी इन आधारों पर कि वो प्रोविजंस जो हम दूसरे देशों से ले रहे हैं वो भारतीय समस्याओं पर और भारतीय महत्वाकांक्षाओं पर सूट हो। समझ गए? मतलब केवल वही प्रोविजंस लिए जो भारतीयों की समस्या, भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं से संबंधित है। हाँ ठीक है, भारत के लिए सूटेबल हो। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी, भारत काफी ज्यादा भाग्यशाली है, टू हैव एन असेंबली, कि उसके एक ऐसी असेंबली थी दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरोकियल इन इट्स आउटलुक, जो अपने आउटलुक में इतनी संकीर्ण सोच वाली ना होकर के होने के बजाय कुड टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर, वो हर जगह से बेस्ट ले सकती थी इन द वर्ल्ड में एंड मेक इट देयर ओन, और वो उसे अपना बना सकती थी। भारत को गर्व होना चाहिए कि भारत के संविधान सभा ने वो चीज़ें भारत के संविधान में शामिल की है जो भारत के लिए सूट कर रही थी और भारत में अपनाने के लिए बहुत सूटेड थी। वाज इट ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है देन? मतलब जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है क्या वो उधार लिया गया है? वाई कुड वी नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट डज नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स? हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रख सकते जिस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और दूसरी चीज, मतलब किसी और दूसरी चीज को शामिल ही ना किया जाए, केवल अपना ही हो। वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू, कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या कोई चीज नई है इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति पूछना पसंद कर सकता है कि दुनिया के इतिहास में क्या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस समय बनाया गया हो और उसमें कोई चीज नई बात हो डाली गई हो। द ओनली न्यू थिंग्स, केवल एकमात्र नई चीज, इफ देयर कैन बी एनी, यदि कोई हो सकती है, इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान में, फ्रेम्ड सो, जो ऐसे बना है, सो लेट, इतना लेट बना है, इन द डे, ऐसे दिनों में बना है, आर द वेरिएशंस मेड टू रिमूव द फोर्स एंड टू अकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। वो नई चीजें, वो वेरिएशंस हैं, वो विविधताएं हैं, जो विविधताएं की गई हैं ऐसी कमी को दूर करने के लिए और देश की जरूरतों को शामिल करने के लिए जो विविधताएं की गई हैं वो विविधताएं नहीं हैं। जो अलग अलग काम किए गए हैं कमियों को दूर करने के लिए या किसी नई चीज को जो भारत के लिए सूट करे उसको शामिल करने के लिए, वही नई चीजें हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह बात बोली है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिसाइडिंग ओवर ए डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक डिबेट चल रहा है और उस डिबेट के प्रिसाइड कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यू कैन सी देयर इज ए लेडी, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था, जैसे सुचेता कृपलानी, ठीक है, अम्बाड़ा से, ठीक है, और भी थी महिलाएं, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये लेसन जो था, प्रोविजंस एडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा,
ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ये लिए गए। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का विचार लिया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर या हिज रोल, ठीक है, स्पीकर का पद लिया गया था। लॉ मेकिंग प्रोसीजर और कानून निर्माण की या विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, डीपीएस भी लिया गया, भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को लिया गया। यूएस से क्या लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार लिए गए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जो पावर है उसको लिया गया। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, आत्मनिर्भरता जो है वो लिया गया। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेसी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट लिया गया जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर था। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, और बची कुची जो पावर्स हैं उसके आइडिया को लिया गया था। ये अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए स्रोत हैं। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन दिया गया है इसमें देखते हैं। इट इज ए ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माताओं की जो दूरदर्शी है और उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। दैट दे प्रेजेंटेड टू द नेशन ए डॉक्यूमेंट, की उन्होंने एक राष्ट्र को ऐसे दस्तावेज को सौंपा है दैट एनश्राइंड फंडामेंटल वैल्यूज, जिस दस्तावेज में फंडामेंटल वैल्यूज को शामिल किया गया है। एंड हाईएस्ट एस्पिरेशंस शेयर्ड बाय द पीपल, और लोगों के द्वारा जो महत्वाकांक्षाएं बांटी जाती हैं उन महत्वाकांक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस मोस्ट इंट्रिकेटली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, यही एकमात्र कारण हो सकता है बहुत से कारणों में से कि यह जो गंभीरता पूर्वक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड, न केवल सर्वाइव किया है उसने, वो अभी तक मेंटेन्ड है, बट बिकेम ए लिविंग रियलिटी, बल्कि वो एक सजीव यथार्थवाद भी बन चुका है, वास्तविकता भी बन चुका है। वेन सो मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पीरियड, जहाँ पर बहुत से संविधान खत्म हो चुके हैं, विद द पेपर दे वर फर्स्ट रिटन हो, जो संविधान पेपर पर पहले लिखे गए थे। मतलब बहुत से संविधान ऐसे हैं जो संविधान बने और खत्म हो गए, लेकिन भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो एक बार बना और अभी तक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे कि नेपाल को ले लो, नेपाल ने बहुत बार संविधान का निर्माण किया, फाइनली 2015 में एक संविधान को फिर भी ग्रहण किया गया। बहुत से ऐसे हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है वो अभी तक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि समय समय पर उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, ठीक है, समाज की आवश्यकता के अनुसार उसमें अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान एक यूनिक डॉक्यूमेंट है, विच इन टर्न बिकेम एन एग्जाम्पलर, जो एक एग्जाम्पलर बन चुका है फॉर मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत से दूसरे संविधानों के लिए जो एक उदाहरण बन चुका है। मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका, मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका, मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका। द मैन पर्पज बिहाइंड द लॉन्ग सर्च, लॉन्ग सर्च के पीछे जो मुख्य उद्देश्य वो ये था, दैट वेंट ऑन, जो चली थी लॉन्ग सर्च वो फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर, 3 साल तक, मतलब 3 साल में 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल में जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें जो मुख्य सर्च चली इतने लंबे समय तक की, उसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य वाज टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस, वो ये था कि एक सही संतुलन बनाया जाए, सो दैट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो संविधान के द्वारा संस्थाएं क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, वुड नॉट बी हैपेचर्ड, उनको कोई कठिनाई ना हो, और टेंटेटिव अरेंजमेंट्स, बट या कोई उनको टेंटेटिव अरेंजमेंट्स ना करनी पड़े, बट वुड बी एबल टू अकोमोडेट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, बल्कि वो भारत के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अपने आप में शामिल कर सके, जो महत्वाकांक्षाएं आगे आने वाले समय में आने वाली है। यू विल नो मोर अबाउट दिस अरेंजमेंट्स, आप इन अरेंजमेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान लेंगे थ्रू द स्टडी ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स इन दिस बुक। इस बुक में जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी स्टडी करके, उनका अध्ययन करके इन अरेंजमेंट्स के बारे में आप जान लोगे। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शंस नहीं है। इट गिव्स गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, it marks out different spheres of powers for different branches of government, it ensures that good people come to power, it gives expression to some shared values, का एक्सप्रेशन देता है,
या अच्छे लोग पावर में आए, ये इंश्योर करता है अच्छे लोग पावर में आए। लेकिन अच्छे लोगों के पास, अच्छे लोगों की उनकी डिफरेंस क्या है? क्वेश्चंस है, वीडियो को बार बार देखो, पढ़ो, कोई ना समझ में आए तो कंसल्ट करो। एनी क्वेश्चन?